मुझे ये इज्जत मिली कि पहला कप्तान में बना पाकिस्तान का जिसने एशिया कप जीता। स्ट्रेंथ है टीम में। कंसिस्टेंसी वो नहीं है, चंद प्लेयरों में ज़रूर है। बाबर एक फिनोमिनल एग्जाम्पल है हमारे पास। पाकिस्तान की अच्छी अप्रोच हो गई, T20 में टॉप लेवल की टीम हुई भी हमारी। कोहली 1000 से ज्यादा दिन हो गए, सेंचुरी उन्होंने कोई नहीं बनाई। देखिए, इतने जब बड़े प्लेयर होते हैं उनका कमबैक बड़ा ही हार्ड होता है, या तो टोटल फेलियर होता है या बहुत हार्ड कमबैक करते हैं लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए यूएई पहुंच चुकी है और पहला ही मैच जो हो रहा है वो भारत के साथ हो रहा है। आज हमारे गेस्ट होंगे साबिक कप्तान मोइन खान। पहला एशिया कप जब पाकिस्तान ने जीता तो उस वक्त मोइन खान ना सिर्फ कप्तान थे बल्कि जो मैच हुआ फाइनल उसमें उन्होंने नेक्स्ट सेंचुरी बनाकर पाकिस्तान को फतह दिलाने में अहम किरदार अदा किया था और मैन ऑफ द मैच रहे थे। मोइन खान से हम बात करेंगे पाकिस्तान की नेदरलैंड में परफॉर्मेंस में भी, एशिया कप के हवाले से भी और भी दूसरे। तो बातचीत का आगाज करते हैं। मोइन भाई, बड़ा शुक्रिया आपने टाइम दिया। पहला एशिया कप जो हुआ था पाकिस्तान ने जो जीता वो आपकी कैप्टनसी में ही जीता था, तो याद है कुछ उस हवाले से? आप भूल गए, पुरानी बात होगी काफी? नहीं, ऑफ कोर्स याद है। ऑलवेज एन ऑनर कि मुझे ये इज्जत मिली कि पहला कप्तान में बना पाकिस्तान का जिसने एशिया कप जीता। आउट ऑफ 9 टूर्नामेंट्स, यानी उससे पहले भी बड़े बड़े कप्तान गुजरे थे, बड़ी बड़ी टीमें हमारी गुजरी थी, बट ये नेशनली मेरे हिस्से में आया और बहुत यादगार मैच था। और ये बड़ा लंबा टूर था हमारा, मुझे याद है बिल्कुल। जिस वक्त मैं कैप्टन बना था, पहला टूर हमने शारजा का किया था, वहाँ पे कोको कोला कप जीता था। एंड देन वहाँ से हम फिर वेस्ट इंडीज़ गए थे, वेस्ट इंडीज़ से एशिया कप खेलने आए थे, एशिया कप से फिर श्रीलंका का टूर था हमारा। तो मेरी कप्तानी में एक बहुत बड़ा टूर था, बड़ा लंबा टूर था। और जिस दिन ये मैच था उस दिन मेरे लिए ये भी ऑनर है कि मैन ऑफ द मैच भी मैं ही बना इस मैच के अंदर। एक बहुत ही मेरे करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही एक मेमोरेबल मैच था मेरे लिए, जो कि हमने जीता और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी श्रीलंका के खिलाफ हमारी ढाका में। जी, आपने उसमें 50 बनाई थी और बड़े कम बॉलें खेली थी, 30 कुछ 4 छक्के भी शायद आपकी थी। बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी आपकी। तो बैटिंग थी भी इसी तरह की, जारहाना आप खेलना पसंद करते थे? बिल्कुल सलीम, वो बहुत ही यादगार मैच था बिकॉज के उस मैच के अंदर मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और 31 बॉलों में कोई 56 रन शायद मैंने बनाए थे। इस हवाले से बहुत यादगार है क्योंकि उस ज़माने में हमारे चेयरमैन जो थे जल तौकीर से आते और वो विज़िट कर रहे थे पाकिस्तान टीम को। ड्रेसिंग रूम में जब वो आए तो मैं स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था, जो हमारा फिजियो टेबल होता है उस पर लेटा हुआ था। तो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी कैसी तबीयत है? मुझे पता चला तबीयत ख़राब है। तो 102 बुखार उस वक्त भी मुझे था, तो काफ़ी परेशान थे और पूछ रहे तुम खेल लोगे? मैंने कहा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, खेल लूँगा। हिम्मत थी मेरे अंदर और उस वक्त फिर बैटिंग भी आ गई और हालात इतने ठीक नहीं थे। तो वो एक फेयर ऑफ फेलियर जो होता है वो बंदे का निकल जाता है। जब आपको कोई खुदा न खास्ता छोटी मोटी इंजरी हुई भी होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो निकल गया था जहन से, क्योंकि ये डर ही नहीं था कि अगर मैं फेल हो गया तो नेचुरली एक मेरे पास एक्सक्यूज़ मौजूद है बुखार का। तो बीइंग अ कैप्टन एक ऑफ कोर्स एक जिम्मेदारी भी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसी चीज़ को देखते हुए मैंने हिम्मत पकड़ी और मैंने आई टोल्ड हिम कि नहीं, मैं खेलूँगा, मैं जाऊँगा बैटिंग करने। एंड देन आई स्टार्ट। जब मेरी बैटिंग आई तो मैंने जाती मारना शुरू कर दिया और फिर रनिंग बिटवीन द विकेट भी उस मैच में जो है बहुत तेज़ की थी मैंने। तो सांस बहुत ऊपर है। इत्तेफाक से वो मगरिब का टाइम था, क्योंकि डे नाइट मैच था ये। तो मगरिब की अजान बिल्कुल ढाका स्टेडियम के साथ मस्जिद है, मस्जिद से एकदम बहुत ज़ोर से अजान की आवाज़ आई और मैंने वही गेम रोक दिया। लेट द अजान फिनिश देन आई विल स्टार्ट। तो माशाल्लाह अंपायर ने फ़ौरन मैच रोक दिया और इस तरह ये कि मुझे सांस भी मिल गई। और जो अगले 30 रन थे मैंने उसके बाद जब मुझे सांस रिगेन हो गई थी तो मैंने बड़ी अच्छी हिट आउट करके एक बड़ी यादगार इनिंग खेली। अब जो टीम है वो कैसी है? स्ट्रेंथ है टीम में? आई थिंक देखिए, एक तो फॉर्मेट बहुत फास्ट हो गया है क्रिकेट का। आते जाते रह रहे हैं प्लेयर्स। कंसिस्टेंसी वो नहीं है, चंद प्लेयरों में ज़रूर है। बाबर एक फिनोमिनल एग्जाम्पल है हमारे पास, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे रहा है। बट उसके अलावा अगर आप देखें, रिजवान दूसरा नज़र आता है जिसने पिछले 2 से 3 सालों में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी है। बॉलिंग में देखें तो शाहीन शाह अफरीदी, बट अनफॉर्चुनेटली इज अनफिट, वो अब अवेलेबल नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक तो है पाकिस्तान के लिए, बट स्टिल आई बिलीव दिस इज़ द बेस्ट टीम, दीज आर द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ दिस एरा।
ये जीत सकते हैं। प्रीवियसली भी इंडिया को भी हराया हुआ है इन्होंने, तो एक वो नेस्ली इनको एक कहना चाहिए कि मोरल बूस्टर तो है ना अंदर क्या है, ये कॉन्फिडेंस की कमी कोई नहीं है कि भाई इंडिया की टीम को हम हरा नहीं सकते हैं, बहुत बड़ी टीम है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया की भी कोई इतनी बड़ी टीम है। इंडिया में भी चेंजेस आई हुई हैं यहाँ पे। तो एशिया का मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, इसमें कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान जीत सकता है, बट एज अ टीम खेलना पड़ेगा एग्रेसिव अप्रोच के साथ। जो अप्रोच चल रही है पिछले दिनों से मैं देख रहा था, पाकिस्तान की अच्छी अप्रोच हो गई। T20 में टॉप लेवल की टीम हुई भी है हमारी। जो आपने नेदरलैंड से मैच हुए वो देखे होंगे, उसमें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस कोई इतनी खास नहीं रही, जीत गए, लेकिन 2 मैचेस ऐसे थे जिसमें खदशा हो रहा था कि हार ना जाए। तो उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा या फॉर्मेट चेंज हो रहा है T20? जब भी देखें आप कहीं भी खेल रहे होते हैं क्रिकेट, अपने मुल्क में खेलें या बाहर खेलें, नेशनली होम टीम को एडवांटेज तो होता है। आप फेमिलियर होते हैं कंडीशन से, पिच से, तो उससे फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान के ऑल्दो के थोड़े से टफ मैचेस ज़रूर है, बट एट द एंड पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान ने अपनी वर्थ शो किया। सो जीत जो होती है ना, वो मोरल कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देती है आपका। हारना डिमोरलाइज कर देता है आपकी टीम को। तो ये अच्छी बात हुई है कि पाकिस्तान टीम ने कमबैक किया है, हार्ड कमबैक किया है। नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच जीते हैं, जहाँ पे 206 पे आउट भी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद मैच जीतना ये बड़ी बात होती है। और फाइटिंग स्पिरिट नज़र आई। यही वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको कंटिन्यूटी में अप्लाई करनी होती है किसी भी टीम के खिलाफ। आज की क्रिकेट में मैं समझता हूँ कोई टीम छोटी नहीं है, कोई टीम बड़ी नहीं है। आपको मैच कम्पीट करके जीतना पड़ता है, क्योंकि क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई दुनिया में। हर प्लेयर जो है वो एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है, और उस एग्रेसिवनेस के अंदर आप आगे निकल जाते हैं। जब आप रिस्क लेते हैं, तो आप अगर पॉजिटिव माइंड के साथ रिस्क लेते हो, तो आपका जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा हो जाता है सलीम। तो यही वो तमाम टीमें अब दुनिया में जो इतनी भी खेल रही हैं, वो सब क्रिकेट देख रही हैं, सीख रही हैं। टाइम टू टाइम अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आ गई, कमेंटेटर्स बता रहे होते हैं, एनालिस्ट बैठे होते हैं, मौजूद होते हैं सबको। तो सबको पता है कि यार हमने मोमेंटम हासिल करना है, एक पॉजिटिविटी के साथ रिस्क लेना है, और फिर वो सक्सेस हो। तो यही वो चीज़ होती है जो आपको एज ए टीम आगे लेके जाए। नेदरलैंड बहुत अच्छा खेली, ऑल्दो वो हारे तो एट द एंड रिजल्ट तो यही लिखा जाएगा पाकिस्तान जीता, बट दे कम्पीटेड वेल, वेरी वेल विद द टॉप लेवल टीम ऑफ इंटरनेशनल। शाहीन शाह अफरीदी का भी आपने जिक्र किया था, वो दस्तयाब नहीं है पाकिस्तान को, और मुसलसल खेलते चले आ रहे थे। कुछ छोटे मैचेस जो है वहाँ भी उनको खिलाया गया था। तो आप क्या समझते हैं कि इंजरी जो उनको हुई है, वैसे तो डाइव लगाने से भी घुटने पे हुई, लेकिन क्या फिटनेस पे फर्क पड़ रहा है उनकी मुसलसल खेलने से? नेशनली थोड़ा इतनी क्रिकेट हो गई, देखें लीग क्रिकेट्स हो गई हैं, फिर आपकी नेशनल T20 होती है, आप हमारी PSL होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, टेस्ट मैच भी है, वनडे में भी, हर फॉर्मेट में शाहीन खेल रहा है। आई थिंक यहाँ पे जो वर्कलोड को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट मेरा ख्याल है करना पड़ेगा, और उसमें आपके पास बेहतरीन मौका होता है जब आप यंगस्टर को भी साथ साथ ग्रूम करते हैं। अगर नेदरलैंड्स के खिलाफ अगर आप समझते होना, तो यही चाहिए था कि आपको 2-3 ऐसे जो आपके प्लेयर हैं उनको रेस्ट देना चाहिए था थोड़ा सा। नेशनली जब आप रेस्ट देते हैं तो आपके मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी रिगेन होती है, और प्लस मेंटली भी आपके अंदर एक वो कहते हैं ना कि भूख बढ़ती है परफॉर्मेंस की जब आप बड़े टूर्नामेंट में जाते हो। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका, बट होना चाहिए था मेरा ख्याल है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो नेशनली जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में बैठे हैं लोग, उनको सवाल करना चाहिए। चेयरमैन खुद क्रिकेटर हैं, रमीज़ भाई बैठे हैं, रमीज़ भाई को देखना चाहिए नेशनली, और इमीडिएटली मेरा ख्याल है इंटरवीन करना चाहिए इस मामले पे विद द कंसर्न्स अथॉरिटी ऑफ द स्पोर्ट्स स्टाफ मैनेजमेंट जो है टीम की, जो वर्कलोड देख रही है टीम का, क्योंकि आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल हो गया आपके लिए कि आप तीनों फॉर्मेट भी खेलें, प्लस दुनिया की दूसरी जो लीग्स हो रही हैं उसमें भी आपकी अपीयरेंस होती है, PSL भी आपने खेलना, तो इन तमाम चीज़ों के साथ साथ प्रेशर भी नेशनली आपको ये होता है कि आप अगर टॉप बॉलर हैं या टॉप बैट्समैन हैं, तो उतना ही प्रेशर होता है ना परफॉर्मेंस का भी। उसके लिए आपको मेंटली उतना ही टफ होना पड़ता है, और टफ मेंटली होने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है। जिस दिन मैच नहीं होता उसके अलावा भी आप कम्पीट कर रहे होते हो, आप डे बाय डे अपनी एफर्ट तो कर रहे होते हैं। तो उस वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए के साथ साथ यंगस्टर को ग्रूम करें, और जो मेन प्लेयर्स हैं उनको एक आधी ऐसी सीरीज़ के अंदर जहाँ पे समझते हैं कि आप ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें आप यंगस्टर ग्रूम कर सकते हैं और सीनियर को रेस्ट दे सकते हैं, तो ज़रूर ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। अभी जो पेस अटैक है शाहीन की अदम मौजूदगी में, वो कैसा लगता है आपको? ठीक है, मजबूत? अब मेरा ख्याल है कि आप देखें सारे परफॉर्मर लड़के हैं, बस एक मुझे अगर कमी आप देखेंगे तो महसूस हो रही है वो कि करंटली अगर क्रिकेट में आप देखें तो मीर हमजा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था,
मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है कि लेफ्ट आर्मर अगर आपकी टीम से निकला था तो एक लेफ्ट आर्मर को ले लेते रादर देन कि आपने हसनैन को आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप आप उसको इतने बड़े टूर्नामेंट में लेके जा रहे हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि लगता है मुझे कि सिलेक्टर से गलती हुई यहाँ पे। मीर हमजा डिजर्व करता था टीम के अंदर। और मिडिल ऑर्डर पे भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान की, तो आपके ख्याल में स्ट्रॉन्ग है मिडिल ऑर्डर बैटिंग? मिडिल ऑर्डर ये टीम आपकी जाहिर सी बात है, हफीज़ अब मौजूद नहीं है तो आपको चाहिए था शोएब मलिक जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मौजूद नहीं है टीम में। नेस्ली आप मौका देंगे तो लोग परफॉर्म करेंगे और प्लेयर बनेंगे नेस्ली। तो मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करता कभी भी उस टीम को जब वो अनाउंस हो जाती है नॉर्मली, और मेरी आदत है उसको मोरली बूस्ट करने की। तो मेरा ख्याल है कि इन प्लेयरों के पास एक अपॉर्चुनिटी अपनी वर्थ प्रूव करने की, अपने आप को बताने के लिए कि अगर इनके ऊपर बैंक किया है चीफ सेलेक्टर ने, सिलेक्शन कमेटी ने, then they should prove that they are the best players. They should perform well and win the tournament for Pakistan. ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए इनको। और बाकी एनालिसिस हम यकीनन आपके साथ बैठेंगे टूर्नामेंट के बाद ज़रूर करेंगे। बट मेरी ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है जब टीम अनाउंस हो जाती है तो हमारा एज अ फॉर्मर क्रिकेटर भी काम है लोगों को, प्लेयर्स को बूस्ट करना, क्योंकि सीनियर्स की बूस्टिंग से ही प्लेयर जो होता है वो अगर 50% एबिलिटी वाला प्लेयर है तो मैं समझता हूँ 80% पे आ जाता है जब उसको सपोर्ट मिलती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोहली 1000 से ज़ायद दिन हो गए, सेंचुरी उन्होंने कोई नहीं बनाई, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब जो एशिया कप है और पाकिस्तान से पहला मैच है, हो सकता है कोई बड़ी इनिंग सामने आए। तो आप भी इतने अजीम क्रिकेटर है, काफ़ी तजुर्बा आपको भी है, तो आपके ख्याल में जो इस लेवल पे आके प्लेयर हैं इतने लंबा आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं तो उनके पास फिर मौका होता है कमबैक का? अच्छा, नेस्ली देखें कोहली के साथ जो पिछले अरसे से हुआ है, एक नेस्ली अननेसेसरी प्रेशर डेवलप हुआ, कप्तानी उनकी चली गई, फिर वो टीम का भी हिस्सा नहीं रहे कुछ अरसे के लिए, फिर टीम में कमबैक किया। तो नेस्ली देखिए इतने जो बड़े प्लेयर होते हैं उनका कमबैक बड़ा ही हार्ड होता है, या तो टोटल फेलियर होता है या बहुत हार्ड कमबैक करते हैं लोग, बिकॉज उन्होंने इतने ज़्यादा स्ट्रेस में इतनी हार्ड वर्क करके अपना कैरियर संवारा हुआ होता है और इतने प्रेशर से गुजरे हुए होते हैं, तो उनके लिए प्रेशर्स होते नहीं है नॉर्मली। बट अगर प्रेशर ले लें तो फिर परफॉर्मेंस भी ज़ीरो होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 1000 दिन हो गए तो ये 1000 और 50 दिन और हो जाए, पाकिस्तान टीम या दूसरी टीम उनको रन्स ना करने दें। कभी कभी बैड लक भी होती है, कभी बैड फॉर्म भी कैरी कर रही होती है, बट मोर और लेस अगर देखा जाए तो जितना भी कैरियर है कोहली का बड़ा कंसिस्टेंट कैरियर रहा है, बहुत कंसिस्टेंट रहा है अपनी परफॉर्मेंस से। ऑल्दो कि एक बड़ा लंबा पैच हो गया, लेकिन मैं अगेन कहूँगा जो ऐसे टॉप प्लेयर्स होते हैं वर्ल्ड के, जब वो कम बैक करते हैं तो बहुत हार्ड कम बैक करते हैं। तो जो जितनी टीमें हैं इस वक्त ओपोनेंट्स एशिया कप में, उनको बहुत ज़्यादा होशियार रहना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा उनकी परफॉर्मेंस को रोकने के लिए। अगर पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में पहुंचे तो 3 मैचेस होंगे दोनों के, तो आप जब खेलते थे तब भी बहुत प्रेशर होता होगा, अभी भी काफ़ी प्रेशर होगा प्लेयर पे। तो आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान को फेवरेट आप समझते हैं, तो क्या लगता है फिर आगे चलती रहेगी टीम ये, या अगर खुदा ना खास्ता पहला मैच अच्छा नहीं रहा तो फिर मसला होगा? देखिए इंडिया के खिलाफ आप जब भी खेलते हैं ना तो आप एज अ टीम जीतते हैं तो मोरल बहुत ही हाई चला जाता है, लेवल का हो जाता है, और हारते हैं तो नेचुरली आप डिमोरलाइज होते हैं। तो और अगर compete करके आप हार जाते हैं तो फिर भी बैलेंस रहता है कि आपको पता होता है कि यार आप बिल्कुल विक्ट्री के करीब आ गए तो और वहाँ से हार गए। तो वर्क एथिक्स जो है ना, जो इंटेंट होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए लड़कों की, हमने फाइट करना है टिल दी लास्ट बॉल, क्योंकि वही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। आप भले फिर इनिशियल मैच हार भी जाते हैं तो आप ऑलवेज कम बैक कर सकते हैं। तो एक लोगों के लिए भी बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, एंटरटेनमेंट होगी। पाकिस्तान इंडिया का 3 मैचेस होते हैं और तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी एंटरटेनमेंट हो, मिले लोगों को अच्छी क्रिकेट देखने के लिए जो फॉलो करते हैं क्रिकेट को। बट एट द सेम टाइम उन तमाम प्लेयर्स के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है जो ओवरनाइट यहाँ पे इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करके, चाहे वो इंडियन प्लेयर हो या पाकिस्तानी प्लेयर हो, ओवरनाइट हीरो बनने का बहुत बड़ा एक मौका है उनके पास अपनी टीम को जिताने का। अब आजम भी नहीं रहे, सरफराज भी नहीं रहे, तीसरे विकेट कीपर लेकर आ गए वो हारिस को। तो देखा आपने अब तक कोई ऐसा खास परफॉर्म तो नहीं कर सके हैं वो, क्या ऐसा सही है, ये जो खेलते चले आ रहे थे उन लड़कों को और आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या क्राइटेरिया, बट जो नज़र आता है मुझे तो एक PSL में उसने बड़े अच्छे 60 रन बनाए थे और वो खेल रहा है, नो डाउट वो अच्छा है, क्रिकेटर है, एबिलिटी है उसके अंदर। मे बी सिलेक्टर्स की अपनी ख्वाहिशात होंगी इसको लेके, बट T20 फॉर्मेट और वनडे फॉर्मेट टोटली डिफरेंट होता है। तो मेरा ख्याल है कि आपने
आज़म को भी चांस दिया था, वर्ल्ड कप की टीम में था, उसको निकाल दिया। उससे पहले भी अगर इंटरनेशनल मैच आपने खिलाया तो यही सिलेक्टर थे, मौजूद थे। 7 बॉलें सिर्फ इंटरनेशनल में खेली, उसको बाहर कर दिया आपने और आप एक नए प्लेयर को ले आए। और आई डोंट नो, फिटनेस में भी क्राइटेरिया है। मेरी नज़र में तो आज़म भी मैच फिट है एंड दे शुड ग्रूम आज़म एज अ सेकंड विकेट कीपर ऑफ T20 फॉर्मेट। और ये राइट मौका है, और जिस तरह परफॉर्मेंस आज़म की है और जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो लीग्स हैं उसमें आज़म की जिस तरह की डिमांड है, तो मेरा ख्याल है कि सेलेक्टर्स को इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए और किसी को सिर्फ 1-2 इनिंग के ऊपर जो है इस लेवल पे नहीं लेके आना चाहिए। कभी भी उसको एक हार्डशिप से लेके आना चाहिए, एक प्रोसेस से लेके आना चाहिए, ताकि वो जिस वक्त पहुंचे पाकिस्तान टीम में तो उसको उस जगह का एहसास हो। तो आई एम रियली हैप्पी एज अ फादर ऑफ आज़म खान कि आज़म पे जितनी भी हार्डशिप्स आ रही हैं उसको पता है कि मैं परफॉर्म करूंगा तो खेलूंगा, तो ये उसके करियर के लिए नेचुरली फ्यूचर में अच्छा होगा। मोइन खान की बातें आपने सुनी, उन्होंने बताया कि जो एशिया कप उनकी ज़ेर क़यादत जीते थे, फाइनल में उनको बुखार था 102, लेकिन वो मुल्क के लिए खेले और फिर फतह भी दिलाई पाकिस्तानी टीम को। इस बार भी वो समझते हैं कि पाकिस्तान बाबर आजम की ज़ेर क़यादत टाइटल जीत सकता है। और भारत के ख़िलाफ़ वो कह रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने फतह हासिल की थी अपने आखिरी मैच में, तो उसका पाकिस्तान को एक एडेड एडवांटेज हासिल होगा और कोई वजह उनको नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान दोबारा टाइटल ना जीत सके। इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।